जल्दी बताइए, क्या हम टॉपिक शुरू करें? सब तैयार हैं? यस मैम की लाइन लगा दो। तब तक मैं वॉइस एक्सप्लेन करना शुरू कर रही हूं। वॉइस एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग हर एग्जाम में 100% आता है। मतलब अब पिछले 2-3 साल का आप कोई भी पेपर उठा लो बेटा, आ रहा है वॉइस, आता ही रहता है। वॉइस का टॉपिक निश्चित तौर पे आता है। इसी वजह से मैं आपको ये करवा रही हूं, चाहे वो पेपर स्टेट गवर्नमेंट से हो और चाहे वो पेपर आपका एग्जाम सेंट्रल गवर्नमेंट कंडक्ट कर रही है। इंग्लिश के सेक्शन में वॉइस की आने की संभावना सब टॉपिक से ज्यादा होती है, टेंस से भी ज्यादा, नॉन फाइनाइट्स के बराबर। नॉन फाइनाइट लगभग हर पेपर में आता है, तो वैसे ही टेंस भी लगभग हर पेपर में आता है, और सॉरी वॉइस भी लगभग हर पेपर में आता है। वॉइस के बाद मैं नरेशन शुरू करूंगी। 2 तरीके से ये टॉपिक आपको मिलता है बेटा। पहले को कहते हैं एक्टिव वॉइस। शाम तक मैं इसकी पीडीएफ डलवा दूंगी आपके बैच ग्रुप में, इसीलिए आज मैं बोर्ड पे पढ़ा रही हूं। शाम तक मैं आप लोगों से पीडीएफ शेयर कर दूंगी। अभी आई हूं ना आज, तो दोपहर में मुझे थोड़ा टाइम मिलेगा, देन आई विल चेक आउट द पीडीएफ, इज इट करेक्ट और नॉट। अगर वो पीडीएफ ठीक ठाक सी हुई तो आपके बैच ग्रुप में आ जाएगी, और 1-2 दिन में बुक फ्लिपकार्ट पे भी आ जाएगी। 1 से 2 दिन में मैं उसको फाइनल कर दूंगी। तैयार मैं करके गई थी, जाने से पहले मैंने बुक तैयार करवा दी थी, सारी एडिटिंग भी बता दी थी, पर फाइनल कॉपी मैंने खुद चेक नहीं की बेटा, इसीलिए मैं डलवा नहीं रही हूं। मैं बाहर थी, अभी मेरे को टाइम मिला है, मैं खुद चेक करूंगी और फिर आप लोगों से शेयर करूंगी। मैं नहीं चाहती टैग्स जितनी गलतियां इसमें मिले, तो आई विल चेक इट आउट, देन आई विल शेयर दैट पर्टिकुलर पीडीएफ एंड बुक विद यू ऑल। तो एक्टिव और पैसिव, अगर एग्जामिनर ने एक्टिव लिखा है तो हमें पैसिव बनाना है, अगर एग्जामिनर ने पैसिव लिखा है तो हमें एक्टिव बनाना है। अब एक्टिव और पैसिव में क्या फर्क है मैम? एक्टिव का मतलब है सब्जेक्ट चुस्त होगा, सब्जेक्ट खुद काम करता हुआ दिखेगा, दैट वॉइस इज एक्टिव। और पैसिव का मतलब है सब्जेक्ट काम करता हुआ दिखाई नहीं देगा, ऐसा लगेगा सब्जेक्ट तो बैठा है, काम खुद ब खुद होने लग रहा है, दैट वॉइस इज पैसिव। अब कैसे मैम, कहां पे यूज कैसे होता है? देखो, एक तो मैंने सेंटेंस बोला किसी बच्चे की ओर से। बच्चे ऐसी लाइनें मुझे बोलते हैं बहुत बार कि मैम मुझे नौकरी मिल गई, मजा आ रहा है। सरकारी नौकरी लगने के बाद बच्चे क्या बोलते हैं? मुझे नौकरी मिल गई, मजा आ रहा है। और एक बच्चा कहता है मैम बड़ी मेहनत से नौकरी ली है, मजा आ रहा है। बड़ी मेहनत से नौकरी ली है, मजा आ रहा है। नौकरी मिल गई, मजा आ रहा है। देखो, जो बच्चा कह रहा है ना बड़ी मेहनत से नौकरी ली है, ऐसा लग रहा है जैसे उसने खुद ने काम को किया है। लेकिन जो बच्चा कह रहा है मैम नौकरी मिल गई, मौज हो रही है, क्या बोल रहा है? नौकरी मिल गई, मौज हो रही है। वो बच्चा क्या दिखाना चाह रहा है? उस बच्चे की सेंटेंस में क्या फील आ रही है कि मैंने कुछ नहीं करा, नौकरी मिल गई, जैसे अपने आप आई हो मुझ तक। तो सब्जेक्ट ने कुछ नहीं करा, काम अपने आप हो गया, ऐसा फील आ रहा है, तो ये पैसिव है। मैंने नौकरी ली एक्टिव, मुझे नौकरी मिली पैसिव। जहां सब्जेक्ट खुद काम करता हुआ दिखे एक्टिव, जहां सब्जेक्ट पर काम होता हुआ दिखे पैसिव। समझ रहे हो मेरी बात को? तो आपने ये पहचानना होता है कि सब्जेक्ट खुद काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो वो एक्टिव वॉइस है। अगर सब्जेक्ट खुद काम करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा और काम उसके ऊपर होता हुआ दिख रहा है तो वो पैसिव है। समझ रहे हो बच्चों? क्या हमें बात समझ में आ रही है? क्या नहीं हो रहा किसी का भी? अच्छा, आपने मार्क्स बता रहे हो। हाँ, टेस्ट डिस्कशन अभी नहीं, देखो 3-4 दिन में आई हूं, पढ़ा लेती हूँ, थोड़ा कर लेंगे टेस्ट भी डिस्कस, डोंट वरी। चलिए, तो एक्टिव हो गया जहां पे सब्जेक्ट हीरो, यस नो डालो फटाफट, समझ आया कि नहीं। और पैसिव हुआ जहां पे ऑब्जेक्ट हीरो। फटाफट से बताओ समझ आया कि नहीं आया? हाँ रीना, ऐप अपडेट हुआ है बेटा, इट विल टेक 2 to 3 days टू कॉप अप विद द थिंग्स, सॉरी। चलिए, अब हमारे अगर एग्जामिनर की बात करें तो देर आर 15 to 20 स्टाइल्स ऑफ आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक। 15 से 20 टाइप के क्वेश्चन, टाइप्स मान लो चाहे आप, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो है वो वॉइस में कितने आते हैं? 15 से 20 तरह के। लगभग मेरे 7 दिन के आसपास कॉन्सेप्ट पढ़ाने में लग जाते हैं। आपके बैच में क्योंकि 1,000 क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूं तो अराउंड 10 more days आप इसमें मान सकते हो।
तो लगभग इतनी सी क्लास में बड़े आराम से और मजबूत तरीके से हमारा ये टॉपिक तैयार हो जाएगा और उसमें कोई बुराई भी नहीं है। अगर सिर्फ 17 दिन लगा के वॉइस का टॉपिक तैयार होता है तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हर एग्जाम में ये काम आएगा ही आएगा। ठीक है बेटा। आज लिंक नहीं शेयर किया, अशोक कुमार कह रहे हैं ऐप पे कि लिंक नहीं आया। अच्छा, कुछ के पास नहीं गया, बहुत सारे बच्चे यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं अशोक। अगर आपके पास लिंक नहीं आया तो एक बार ना 9991118542 पे मैसेज छोड़ दो कि आज मेरे पास लिंक नहीं आया 12 बजे वाली क्लास का, ऐसा लिख के, ताकि उन्हें पता लग जाए और वो आपका नंबर भी ऐड कर दे दोबारा से अगर स्किप हो गया है तो ये हमारे टॉपिक की इंट्रोडक्शन है। अब मैं सबसे जरूरी बात बताऊंगी, ध्यान से सुनना। इन 15 से 20 स्टाइल के क्वेश्चन में ना 5 रूल कॉमन होते हैं, यानी 5 ऐसी बातें हैं जो इन सब में अप्लाई होंगी। 5 ऐसी बातें हैं जो इन 15 के 15 स्टाइल्स में, टाइप्स में अप्लाई होंगी। ध्यान से मेरी बात सुनना। इन 5 को जो बच्चा तैयार कर लेता है, ध्यान से सुनिएगा, ये 5 रूल जिस बच्चे ने पढ़ लिए उसका 60% वॉइस का टॉपिक सही होना शुरू हो जाता है। यानी वो बच्चा अगर 100 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेगा तो 60 ठीक हो जाएंगे, सिर्फ कितने रूल से? 5 रूल से। यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 रूल जो आपको वॉइस के टॉपिक में कॉन्फिडेंस देते हैं वो मैं आज आपको कराने वाली हूं। फिर हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी इसके देखेंगे। क्या हम तैयार हैं? जल्दी से हाँ ना लिखो। 5 रूल्स ऑफ दिस टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 5 रूल होने के बाद मैं एक एक करके सारी टाइप्स आपको समझाऊंगी। तो सबसे पहले 5 रूल में से रूल नंबर 1, सबसे पहला रूल कहता है अगर आपने एक्टिव से पैसिव जाना है ना तो सब्जेक्ट को रख दो ऑब्जेक्ट की जगह पे और ऑब्जेक्ट को रख दो सब्जेक्ट की जगह पे। अगर आप साथ के साथ कमेंट्स में इन रूल्स को लिखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि ये वॉइस का जो है ना नजरिया बदल देंगे आपके दिमाग से। आपको बहुत हद तक क्वेश्चन ठीक करने आ जाएंगे सिर्फ ये 5 की मदद से। अगर कोई स्कूल का बच्चा इस बैच में सुन रहा है तो उसके लिए तो ये जादू के रूल है, क्योंकि स्कूल के टीचर्स इस तरह से नहीं पढ़ाते हैं, तो उनके तो ये खूब ही काम आएगा। सब्जेक्ट को बना दिया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को बना दिया सब्जेक्ट, हमेशा ऐसा होगा। एक्टिव से पैसिव जाते हुए बाय प्रीपोजिशन यूज होती है। एक्टिव से पैसिव जाते हुए वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है हमेशा। यानी आपको 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब पक्का आनी चाहिए। अगर आपको आती हैं तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो मैं पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ, मुझे बता देना। और एक बात और भी है, अगर आपने मेरी ट्रांसलेशन बुक मंगवाई है फ्लिपकार्ट से, ट्रांसलेशन के लिए बुक बनाई है ना मैंने, तो उसके शुरुआत में मैंने 1000 से ऊपर 3 फॉर्म्स डाली हुई हैं। तो अगर किसी बच्चे की 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब खराब है तो वो ट्रांसलेशन वाली बुक में से भी उसको पढ़ सकता है। 1000 से ऊपर वर्ब्स मैंने उसमें डाली हैं। 4th रूल कह रहा है एक्टिव से पैसिव जाते हुए हेल्पिंग वर्ब बदलने की कोई जरूरत नहीं है। हेल्पिंग वर्ब कभी भी चेंज नहीं होगी। हेल्पिंग वर्ब कभी भी चेंज नहीं होगी, लेकिन सब्जेक्ट के हिसाब से लगानी आनी चाहिए। मेरी लाइन ध्यान से सुनो, लेकिन सब्जेक्ट के हिसाब से लगानी आनी चाहिए। क्या कह रहे हो मैम? देखो बेटा, सपोज मेरा सब्जेक्ट ही है और मेरा ऑब्जेक्ट मी है। अब ही के लिए हम लोग सीख चुके हैं, क्या लगता है इज। मैंने पूरा सेंटेंस नहीं बनाया, जो काम की बात है बस वो बता रही हूं। ही के लिए हमें लगेगा इज, लेकिन पहला रूल कह रहा है जी अगर पैसिव बनाना है ना तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपस में पलटना पड़ेगा। समझ रहे हो? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपस में पलटना पड़ेगा। यानी मी आगे आके आई बन जाएगा, ही पीछे जाके हिम बन जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब बदलेगी नहीं, लेकिन सब्जेक्ट के हिसाब से लगानी आनी चाहिए। हेल्पिंग वर्ब बदलेगी नहीं, लेकिन सब्जेक्ट के हिसाब से लगानी आनी चाहिए। तो ही के लिए इज लगता है, हमें पता होना चाहिए। आई के लिए इज नहीं लगता, आई के लिए क्या लगता है? एम लगता है। समझे बेटा? यस नो डालो, एक बार थम्स अप डालो यहाँ पे फटाफट अगर ये बात समझ में आई है तो। नहीं तो हमारा बच्चा क्या करता है, सेम टू सेम उतार देता है इज का इज। मैम ने बोला था हेल्पिंग वर्ब नहीं बदलेगी। हेल्पिंग वर्ब नहीं बदल रही, लेकिन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अप्लाई करनी आनी चाहिए। फटाफट बताओ बेटा, एक बार बताइए प्लीज।
इज इट क्लियर और नॉट? ओके, सबका यस मैम आ गया है। थम्स अप भी डाल सकते हैं आप, आपकी मेहनत कम लगेगी उसमें। तो इस तरीके से हमें ये करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट रूल, रूल नंबर 5, रूल नंबर 5, अगर किसी का ध्यान भटक गया है या कोई पॉपकॉर्न खाते खाते मेरी क्लास देख रहा है तो जरा वो वहां से बाहर आ जाए, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है और आपको खूब हेल्प करेगा ऑप्शन चुनने में। फाइनल एग्जाम में जब सरकारी नौकरी के पेपर में वॉइस आता है ना, तो 4 ऑप्शन आते हैं। एक्टिव लिखा होता है, 4 ऑप्शन आते हैं। पैसिव लिखा होता है, 4 ऑप्शन आते हैं। आपको सही ऑप्शन चुनना होता है। तो हमें ऑप्शन चुनने में 5वां रूल खूब खूब मदद करता है, और ये टेंस का शॉर्टकट है। वॉइस में टेंस को बदलने का क्या है, शॉर्टकट है। तो ध्यान से सुनिएगा बेटा, एक्टिव में ना मेन वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं। ये बात आप मेरे मुंह से बहुत जगह सुन चुके होंगे, फिर भी अगर किसी को नहीं पता तो मैं 5 फॉर्म्स लिख देती हूँ। एक्टिव में मेन वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती हैं, 5। हमेशा मैं गो ही लिखती हूँ क्योंकि ज्यादातर बच्चों को ये फॉर्म आती होती है। थर्ड, फोर्थ, ये आई है बेटा, एंड फिफ्थ। पहली बात तो उन बच्चों के लिए जिन्हें 5 फॉर्म नहीं पता। एक्टिव में जो भी शब्द मेन वर्ब होता है ना, उसके हिंदी में ना आता है बेटा पक्का, और उसकी 5 फॉर्म्स बनती हैं पक्का। तो एक्टिव में मेन वर्ब की कितनी फॉर्म है, 5 फॉर्म है। एक बार लिखो कितनी फॉर्म है, 5 फॉर्म है। 5वीं भी यही लिख रही हूं मैं, क्योंकि वॉइस में दोनों एक साथ बदल जाती हैं। तो अब मैं चेंज सिखा रही हूं, मार्कर चेंज करके, ध्यान से देखिएगा। एक्टिव में वर्ब की पहली या 5वीं फॉर्म आएगी तो इसे हटा देंगे और इसकी जगह पे इज एम आर लगा देंगे सब्जेक्ट के हिसाब से। पहली या 5वीं फॉर्म अगर हमें दिखेगी तो हम उसे रिमूव कर देंगे पैसिव में, और उसकी जगह पे इज एम आर लगा देंगे सब्जेक्ट के हिसाब से। उसकी जगह पे इज एम आर लगा देंगे सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से, यानी जहां इज चाहिए इज, एम चाहिए एम, और आर चाहिए तो आर। पहली और 5वीं फॉर्म हटा क्यों रहे हैं मैम, क्योंकि अभी तो कहा था पूरा पैसिव सिर्फ थर्ड फॉर्म में चलता है। तो एक्टिव में तो मेन वर्ब की 5 फॉर्म है, सारी हटानी पड़ेंगी, सिर्फ थर्ड फॉर्म लग सकती है, क्योंकि पैसिव में सिर्फ थर्ड फॉर्म लग सकती है, तो बाकी सब हटेगा। अब हटेगा तो उसकी जगह लगेगा भी कुछ ना कुछ, तो इसलिए सेकंड फॉर्म और डिड अगर हटते हैं तो उसकी जगह बिठाना होता है वॉज वर। थर्ड फॉर्म हटाई नहीं जाती क्योंकि पैसिव थर्ड फॉर्म में चलता है, पर बीन जरूर ऐड करते हैं ताकि पैसिव की सेंस दी जा सके। V4 यानी आईएनजी वाली वर्ब भी हट जाएगी, और इसकी जगह पे हम रिमूव करके लिखेंगे किसको, बीइंग को। अब अगर कोई बच्चा कारण भी जानना चाहता है कि मैम ये हटा के यही क्यों आई, हैज हैव क्यों नहीं आई, डू डज क्यों नहीं आई, यही फॉर्म क्यों आई, इज हमारी क्यों आई, वॉज वरी क्यों आई, बीन बीइंग क्यों आई, तो ध्यान से सुनो। एक्टिव में मेन वर्ब की 5 फॉर्म्स हैं, तो हम एक्टिव की मेन वर्ब को पैसिव की मेन वर्ब से बदल रहे हैं, और पैसिव की मेन वर्ब होती है बी। पैसिव में मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल की जाती है बी। तो हम एक्टिव की मेन वर्ब को पैसिव की मेन वर्ब से बदल रहे हैं। कैसे मैम, एक्टिव की फर्स्ट फॉर्म को बी की फर्स्ट फॉर्म से बदल दिया, सेकंड फॉर्म को बी की सेकंड फॉर्म से, थर्ड फॉर्म को बी की थर्ड फॉर्म से, फोर्थ फॉर्म को बी की फोर्थ फॉर्म से। तो बेसिकली हमने किया कुछ नहीं है, हमने सिर्फ एक्टिव की वर्ब को पैसिव की वर्ब से बदल दिया है। क्योंकि अगर पैसिव फॉर्म यूज करनी है तो पैसिव की वर्ब्स तो इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, उस लॉजिक से एक्टिव की वर्ब को पैसिव की वर्ब से हमने बदल दिया है बच्चों। यहां तक बताओ, जल्दी से सबको समझ आया हो तो थम्स अप डालिए प्लीज। गुड मॉर्निंग राचू, गुड मॉर्निंग निशु। बेटा ग्रुप में लिंक आया होगा पक्का ही, उसका रीजन ये है कि बहुत सारे बच्चे यूट्यूब के थ्रू जुड़े हुए हैं मुझसे फिलहाल भी।
ओके बेटा, करती हूँ सारा रिपीट। निशा, गीता, मैंने आज की क्लास के शुरू में किया बेटा ये बात, एक बार आप पीछे वाली बातें सुन लेना दोबारा। मैंने कहा है एक्टिव से पैसिव अगर जाना है तो सब्जेक्ट को रखो ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह। मैं अभी क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी, वहां क्लैरिटी ज्यादा आएगी। हमेशा बाय लगाओ, थर्ड फॉर्म लगाओ, हेल्पिंग वर्ब बदलो मत, लेकिन सब्जेक्ट के हिसाब से पक्का लगाओ। निशु बेटा, फिर ऐसे केस में 9991185542 पे मैसेज ड्रॉप कर दो, वो आपको ग्रुप में दोबारा ऐड कर देंगे। मैम, जो आपने कहा है की जगह में क्यों, मेरे को क्वेश्चन समझ नहीं आया। चलो मैं दोबारा बता रही हूं। वर्ब की पहली और पांचवी फॉर्म यानी गो और गोज टाइप कुछ दिखाई दे तो उन्हें हटा के इज एम आर लगाना है। सेकंड फॉर्म को हटा के वॉज वर लगाना है। थर्ड फॉर्म हटानी नहीं है पर बीन लगाना है। अंजलि, पैसिव से एक्टिव करना सिखाऊंगी, अभी एक्टिव से पैसिव सीखो। ये वैसे सी बात है, सीढ़ियों पे चढ़ना आ गया तो उतरना सिखाने की जरूरत नहीं है। एक्टिव से पैसिव आ गया ना तो उन्हीं रूल को घुमाना है और आपका सही हो जाएगा। ठीक है। V4 को बीइंग से बदलो। एग्जाम्पल देखो बच्चों, कंफ्यूज हो रहे हो, रुको मैं यूज करके बताती हूं। देखो, मैंने सेंटेंस लिखा आई एम टीचिंग यू, यही तो कर रही हूं मैं फिलहाल। पहला रूल क्या था, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपस में पलट दो। यस नो डालो, समझ आया कि नहीं। पहला रूल क्या था, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपस में पलट दो। जल्दी बताओ, समझ आया कि नहीं आया। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपस में पलट दो। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपस में पलट दो। आ गया। फिर मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है पक्का बाय लगाओ, लिखा है। फिर मैंने कहा है थर्ड फॉर्म लगाओ, हमेशा कोई भी वर्ब आ जाए उसके थर्ड फॉर्म लगा दो। तो मैंने टीच की थर्ड फॉर्म लगा दी, बन गई बात, आ गई टीच की थर्ड फॉर्म। फिर मैंने कहा था हेल्पिंग वर्ब बदलना मत, पर सब्जेक्ट के हिसाब से जरूर लगाना। आई के लिए एम है पर यू के लिए तो आर होना चाहिए। V4 भी हो गया, मतलब चौथा रूल भी हो गया। पांचवें नियम में मैंने कहा था अगर V4 आए यानी आईएनजी वाली वर्ब आए तो उसे मत लिखना, उसकी जगह बीइंग लिख देना। आईएनजी वाली वर्ब आए तो क्या ऐड करना, याद रखना है, बीइंग। तो सेंटेंस कन्वर्ट हो गया, यू आर बीइंग टॉट बाय मी। यू आर बीइंग टॉट बाय मी, क्योंकि एक्टिव में आईएनजी है तो पैसिव में बीइंग ऐड होगा। ये रूल नंबर 5 में सिखाया मैंने। गौरव, जल्दबाजी कर दी बेटा। यू आर बीइंग टॉट बाय मी, यू आर बीइंग टॉट बाय मी। फटाफट बताओ, बात समझ आई या नहीं आई। बात समझ आई या नहीं आई। तब तक मैं एक क्वेश्चन और करके दिखाती हूं। ही इज कुकिंग फूड। पहला रूल क्या है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपस में पलट दो, पलट दिया। दूसरा रूल बोल रहा है बाय लगाओ। फिर कह रहे हैं थर्ड फॉर्म लगाओ। फिर कह रहे हैं हेल्पिंग वर्ब बदलो मत। फिर कह रहे हैं आईएनजी दिखे तो क्या ऐड करो बीच में, बीइंग। तो सेंटेंस हो गया फूड इज बीइंग कुक्ड बाय हिम, फूड इज बीइंग कुक्ड बाय हिम। देखो एक और एग्जांपल लेते। मैंने कहा राम हैज डन दैट। पहला रूल क्या है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पलट दो। ये हमने पलट दिया। दूसरा रूल है बाय लगाओ, ये हमने लगा दिया। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पलट दिया, बाय लगा दिया,
तीसरा रूल क्या था, हेल्पिंग वर्ब बदलो मत पर सब्जेक्ट के हिसाब से लगा देना। अब राम और दैट दोनों ही सिंगुलर है, कुछ चेंज नहीं करना पड़ा। ही और फूड दोनों ही सिंगुलर थे, इसलिए वहां भी चल गया। फिर अगला रूल था हेल्पिंग वर्ब चेंज मत करना, बाय लगाना पहला, हाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना, हमेशा हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना, ये बात हुई थी। और फिर क्या बोला था, अगर एक्टिव में थर्ड फॉर्म दिखे तो पैसिव में बीन ऐड करना याद रखना। पांचवें रूल में क्या सिखाया था, अगर एक्टिव में थर्ड फॉर्म दिखे, एक्टिव में डन कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म, हैजअप के साथ थर्ड फॉर्म आती है, टेंस में सिखा चुकी हूं। एक्टिव में थर्ड फॉर्म दिखे तो पैसिव में क्या ऐड करना याद रखना है, बीन। तो क्या कन्वर्ट हुआ, दैट हैज बीन डन बाय राम, दैट हैज बीन डन बाय राम। नहीं, कुछ कुछ गलतियां कर रहे हो सारे बच्चे, कभी बीइंग लगा रहे हो, कहीं इज लगा रहे हो, नहीं। पांचों रूल को कॉन्शियसनेस के साथ ध्यान से करो। हाँ जी, अब एक बार थम्स अप डालो, यहां तक की बात बनी हो तो। कुछ और एग्जाम्पल दूंगी, डोंट वरी। और भी एग्जाम्पल, अरे एग्जाम्पल तो आपके बैच में जितने कराती हूँ उतने किसी में कराती नहीं मैं, डोंट वरी। यहां तक का बताओ, समझ आया कि नहीं आया, जल्दी बताइए। ओ, आ गया। अब आप करोगे सॉल्व, मैं लिख रही हूं, ठीक है, मैं क्वेश्चन लिखूंगी, आप इन्हें सॉल्व करेंगे। द टीचर इज टीचिंग द क्लास। अपनी नोटबुक पेन उठा के लाओ, दौड़ के जाओ, सॉल्व करो। शी डिड नॉट डू दैट। I was eating food. They have done their work. ये लो बेटा, ये 4 क्वेश्चन है, जल्दी इसे सॉल्व करिए, जल्दी करके देखो। वेरी गुड, सबका रिप्लाई नहीं आ रहा है, पर सब रिप्लाई करो।
सभी ने कर दिए? चलो काफी हद तक ठीक है। अब एक बार मैं भी बता देती हूँ सबके आंसर्स। देखो, मैं रूल वाइज ही बोलूंगी ताकि आपको समझ में आ जाए ये 5 रूल कितने इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को आपस में पलटना है, पलट दिया। ओ सॉरी, पीछे तो ये वाला द होना चाहिए। फिर मैंने बोला बाय लगाओ हमेशा। फिर मैंने बोला थर्ड फॉर्म लगाओ हमेशा। फिर मैंने बोला हेल्पिंग वर्ब बदलो मत, सब्जेक्ट के हिसाब से जरूर लगाओ। रूल नंबर 5 में सिखाया आईएनजी देखते ही बीइंग लगाओ, कन्वर्ट हो गया बेटा। फिर से पहला रूल, आपस में पलट दो सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को, फिर बाय लगाओ। पक्का थर्ड फॉर्म लगाओ जो भी वर्ब आ जाए। हेल्पिंग वर्ब कभी बदलो मत। पर अगर यहां पे मैं डिड की बात करूं तो डिड डू की सेकंड फॉर्म भी तो है, और सेकंड फॉर्म को वॉज में बदलना होता है। वॉइस में अभी कहा था सेकंड फॉर्म या डिड हो तो किस में बदलेगा? वॉज में। नॉट एक्टिव में जहां पे वहीं पैसिव में लगा दो। दैट वॉज नॉट डन बाय हर, मतलब गैप ज्यादा बन गया है इतना ही। दैट वॉज नॉट डन बाय हर। आई वॉज ईटिंग फूड, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को आपस में पलटा, बाय लगाया, थर्ड फॉर्म लगाई, हो गया। आईएनजी देखते ही बीइंग लगाना था, लगा दिया। हेल्पिंग वर्ब बदलनी नहीं थी, हो गया कन्वर्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को आपस में पलटो, देयर वर्क, आप में से कुछ ने शायद वर्क से शुरू कर दिया हो, ये चीजें प्रैक्टिस से सीख जाओगे, डोंट वरी। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पलट दिया, फिर क्या लगाया? बाय लग गया, हमेशा थर्ड फॉर्म लग गई। हेल्पिंग वर्ब बदलो मत, पर सब्जेक्ट के हिसाब से लगानी आनी चाहिए, लगा दी। एक्टिव में अगर थर्ड फॉर्म दिखेगी तो पैसिव में लगाएंगे बीन। एक्टिव में अगर थर्ड फॉर्म लगेगी तो पैसिव में लगाएंगे बीन। तो देयर वर्क हैज बीन डन बाय देम। मैम मैं अपना स्पोकन इंग्लिश फ्लुएंट कैसे करूं? दिव्य ज्योति बेटा, हर घर इंग्लिश बैच है ना जो मेरा पहले चल रहा है, उसमें मैं ऑलरेडी स्पोकन बच्चे करने लग रहे हैं। तो आपको किसी ना किसी टीचर की मदद लेनी पड़ेगी। अगर आपकी इंग्लिश बहुत खराब है, इंग्लिश बोलना आपको नहीं आता, उसके बिना नहीं हो पाएगा बेटा। और भाई टीचर को अफोर्ड ही नहीं कर सकते, मैं तो कुछ नहीं कर सकती, मतलब कुछ भी बच्चे का कारण हो सकता है। तो वो फिर इंग्लिश सॉन्ग सुने, इंग्लिश के अखबार को पढ़ने की कोशिश करे, कोई ऐसा दोस्त मित्र बनाए जिसके आगे टूटी फूटी इंग्लिश बोले तो शर्माए नहीं, मतलब उसमें फिर मेहनत ज्यादा लगेगी। इंस्टीड एक टीचर पकड़ लीजिए, 1 महीने तक, मैक्सिमम 3 महीने आपके मुंह से फटाफट फ्लुएंटली इंग्लिश निकलेगी, डोंट वरी। तो या तो हर घर, हाँ हर घर इंग्लिश बैच में दोबारा से भी शुरू कर रही हूँ, नया बैच यानी कि। तो आप हर घर इंग्लिश बैच का मतलब क्या है? पहले तो हर घर इंग्लिश बैच बनाने का मेरा सबसे बड़ा पर्पस था, जो मैंने पहले वाला बैच बनाया था, कि हर घर से एक व्यक्ति उस बैच को ले ले, तो एक व्यक्ति की भी इंग्लिश सुधरगी ना घर में, तो बाकी सबकी सुधरनी शुरू हो जाती है अपने आप, धीरे 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 धीरे, क्योंकि वो टोकने लग जाता है, वो सुधारने लग जाता है। तो हर घर से एक व्यक्ति उस बैच में जुड़े, और जुड़े भी। पहले वाला बैच मेरा खूब सफल रहा है, बहुत बच्चे उसमें सीख रहे हैं, और मैंने फेसबुक और यूट्यूब और अपने सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे वो शेयर भी किए हैं, मैंने उनके टेस्टिमोनियल्स। बच्चे ने खुद मुझे रिकॉर्ड करके भेजा कि हाँ जी मुझे अच्छा लग रहा है, पहले मैं ऐसा था इंग्लिश में, अब मैं ऐसा हो गया, आपने देखे होंगे। तो अब मैं हर घर इंग्लिश बैच का दोबारा से शुरुआत कर रही हूँ, जिसको हम 2.0 बुला रहे हैं या पार्ट 2 बुला रहे हैं, हर घर इंग्लिश बैच पार्ट 2 या हर घर इंग्लिश बैच 2.0। यानी जो जो बच्चे पहली बारी में रह गए थे वो अब दोबारा से इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। इस बैच की सबसे पहली खास बात तो ये है, जो मैं कल अनाउंस करूंगी वैसे तो फेसबुक पे आके, पर आप मेरे बच्चे हो तो मैं आपको बता सकती हूँ, हर उम्र का बच्चा इसका हिस्सा बन सकता है, हर उम्र का, चाहे वो छोटा बच्चा है, चाहे वो महिला है, चाहे वो आपके ग्रैंडफादर वाली एज वाले व्यक्ति उस बैच को ज्वाइन करें, क्योंकि उसमें पूरी ग्रामर जीरो से पढ़ाऊंगी और वोकैब के 5000 ऐसे शब्द सिखाऊंगी जो आपको डेली बोलचाल में काम आएंगे। तो उस बैच को कल मैं फेसबुक पे अनाउंस करने आ रही हूँ सुबह 10 बजे। बहुत ज्यादा डिटेल के लिए तो मैं कल ही आपको बताऊंगी, पर आप उस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि मेरी दिली इच्छा है कि इंग्लिश सीखें लोग। पहले तो मैं ऑनलाइन आती नहीं थी बेटा, अब मैं 3 या 4 महीने से ऑनलाइन में रेगुलर हूं, तो मैं चाहती हूं कि हर घर में मैं पहुंच जाऊं,
और हर व्यक्ति की इंग्लिश सुधर जाए। एक बार वो इंग्लिश सुधार लें, जीवन में दोबारा उन्हें कभी पढ़नी ना पड़े। और ग्रामर तो एक ऐसी चीज है जो हमेशा हमेशा काम आती है। वोकैब तो एक ऐसी चीज है जो इंग्लिश बोलने में खूब मदद करेगी। अभी हमारे बच्चे को इंग्लिश बोलनी क्यों नहीं आती? क्योंकि दिमाग में शब्द नहीं आ रहा है कि इसको इंग्लिश में कैसे बोलूं। वोकैब खराब है। अगर 5000 शब्द दिमाग में होंगे तो मुंह से निकले भी गए, और मुंह से निकलेंगे तो लोग बोलेंगे यार इंग्लिश आ गई तेरे को। तो इसलिए मैंने हर घर इंग्लिश बैच दोबारा से प्लान किया है, जिसको कल मैं अनाउंस करूंगी। फीस वगैरह भी पहले कुछ बच्चों के लिए बहुत बड़ा डिस्काउंट मैं इसमें देती हूँ, और अपने बच्चों को पहले ही बता के चली जाती हूँ ताकि वो सबसे पहले अपने आप को एनरोल करा के डिस्काउंट पा लें। हालांकि मैंने आज तक अपने किसी भी ऑनलाइन बैच की फीस इतनी नहीं रखी है कि कोई बच्चा उसे भर ना पाए, क्योंकि पूरे साल मैं एक्सेस देती हूँ डाउनलोड ऑप्शन और रिकॉर्डेड ऑप्शन के साथ। तो नॉमिनल सा चार्ज मैं करती हूं, जबकि कल वाला जो बैच है नॉमिनल से भी नीचे आऊंगी मैं, बहुत कम रखूंगी फीस, क्योंकि बहुत से इंडिया के ऐसे एरियाज हैं जहां नॉमिनल से भी नीचे के दर्जे के लोग फाइनेंशियली रहते हैं, बहुत ज्यादा गरीबी है, तो वो लेवल के लोग भी उस बैच का हिस्सा बन पाए, और क्या पता इंग्लिश सुधरने से उनका जीवन बदल जाए, वो कुछ अच्छा हासिल कर पाए, वो कुछ बड़े बन पाए। तो इसलिए कल आप 10 बजे उस व्यक्ति तक ये बात जरूर पहुंचा देना जिसे उस बैच की जरूरत है, या आप में से किसी को जरूरत है तो, क्योंकि कल ही डिस्काउंट अनाउंस करूंगी और कल ही बैच के बारे में सारी की सारी जानकारी लाइव आके मैं बताऊंगी सुबह 10 बजे। ओके बेटा, तो हर घर इंग्लिश 2.0 कह लो या पार्ट 2 कह लो, शुरू होने जा रहा है। अगले मंगलवार से इसकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, कल मैं बैच को अनाउंस कर दूंगी। आइए, टाइमिंग शाम को होंगी 4:30 से 5:30, लाइव आऊंगी मैं उस बैच में, लाइव आऊंगी। हाँ, कल अनाउंस करूंगी बेटा, और कल काफी कम फीस पे मैं उस बैच की पूरे साल की एक्सेस बच्चों को दूंगी, पहले कुछ एडमिशंस पे। टाइमिंग है शाम को 4:30 से 5:30, ताकि हर स्कूल का बच्चा अटेंड कर सके, और 4:30 कोई ऑफिस भी जाता है, कोई हाउसवाइफ भी है, तो सबका वो एक ऐसा टाइम होता है, ना लंच बनाना है ना डिनर बनाना है, तो पूरी फुर्सत होती है। इसलिए मैंने सोच समझ के ही टाइम रखा है, डोंट वरी। आइए बेटा सुनिए, अब मैं क्वेश्चन का वो फॉर्मेट लिख रही हूं जैसा पेपर में आता है, और सॉल्व करना है आपको, ठीक है। पेपर में एग्जामिनर ने क्वेश्चन लिखा, वाई आर यू डूइंग दिस, और 4 ऑप्शन देगा वो हमें। वाई इज दिस बीन डन बाय हिम। दूसरा, why are that being done। ऐसे पेपर में आता है बेटा, पेपर में कैसे आएगा और ये 5 रूल कैसे सॉल्व करने में मदद करेंगे वो बता रही हूं अब मैं। ऑप्शन आपने चुनना है, मैं ऑप्शन क्रिएट कर रही हूं। why is this being done by you। why is that being done by you। ये लो, सही ऑप्शन चुनो, फिर मैं कारण भी बताऊंगी। ओके रिया, मोस्ट वेलकम बेटा, पक्का भेजो आप बच्चे को। हाँ, लाइव भी होगा, और जो लाइव ना देख पाए रिकॉर्डेड देख सकता है, डाउनलोड का ऑप्शन भी आएगा। और उस बैच में जितने भी नोट्स मैं शेयर करूंगी वो प्रिंटेबल ऑप्शन में होंगे, यानी प्रिंट कर पाएगा बच्चा उनको। उस बैच के अंदर सारे के सारे नोट्स आप प्रिंट कर पाओगे। बैच में पहला टॉपिक शुरू करूंगी टेंस, क्योंकि छोटे बच्चों का और बहुत से लोगों का टेंस बड़ा खराब होता है, तो बैच की शुरुआत होगी टेंस से। ठीक है बेटा, और भी कोई सवाल हो बैच से रिलेटेड तो पूछ सकते हो।
अशोक कुमार जी छोटी सी गलती कर दी। हम्म। चलो, निर्मला सुनीता गलत है आंसर। ध्यान से देखो। गीता, निशा, श्वेता, दीपा, रिंकू, रिया, शिवम, मायरा, सोनल, अंजलि, इन सब का ठीक है। हाँ अशोक, उसमें इसलिए नहीं है क्योंकि हरियाणा में टेंस नहीं आते बेटा। देखो अशोक बेटा, मैंने ना उस बुक में सिर्फ वो टॉपिक डाले हैं जो 100% आते ही आते हैं, समझ रहे हो। टेंस 100% नहीं आता, ये बात है। वॉइस आती आती है, नरेशन आती ही है, आर्टिकल आते ही हैं, प्रेपोजिशन आती है। तो टेंस एक ऐसा टॉपिक हो गया है, एसएससी में भी बहुत बार नहीं आता है। तो टेंस एक ऐसा टॉपिक है अशोक बेटा जो आ नहीं रहा है आजकल एग्जाम में, बस इसलिए नहीं डाला। और मैं आपके बैच में तो करा ही दिया है, इतना डिटेल में तो मैंने कहीं नहीं कराया। तो टेंस वाली जो अपनी बुक है वो है ना फिर बेटा, किसी भी पेपर के लिए जो आपके बैच में मैं कहती हूँ ना, टेंस की बुक फ्लिपकार्ट से ले लो, दैट इज एनफ फॉर एनी काइंड ऑफ एग्जाम। अरे यूपीएससी लेवल तक भी आपको इंग्लिश का टेंस अटेम्प्ट करना है तो वो अकेली बुक काफी है। निशा, मैंने आपका क्वेश्चन पढ़ा नहीं बेटा, मेरी नजर नहीं पड़ी उस पे। देखो, वाई आर यू डूइंग, डूइंग देखते ही आपने वो ऑप्शन चुनना था जिसमें बीइंग था, बीइंग। ये करते ही पहला ऑप्शन हो गया खत्म, बाकी तीन में बीइंग है। फिर आपने चेक करना था सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पलट रखे हैं कि नहीं, दिस आगे और यू पीछे। यहां पे पीछे ही मैं गलत, यहां पीछे ही मैं गलत, अब दो में यू रह गया, यानी आंसर इन दोनों में से कोई एक है। अब इन दोनों में से एक चुनने में बच्चे को मैंने कंफ्यूज कहां पे किया, दिस और दैट में। सही आंसर था दिस वाला, क्योंकि मैंने आज की पूरी क्लास में कहीं ऐसा कहा ही नहीं कि दिस का दैट हो जाएगा। जबकि बहुत से बच्चे इस ऑप्शन को चुन रहे हैं, आप में से भी बहुतों ने डी चुन लिया, उन्हें लग रहा है दिस का दैट होगा। वो नरेशन में होता है, वो नरेशन में होता है। इसी गलत फहमी का मैंने फायदा उठाया, एग्जामिनर भी उठाता है। एक बात और फील कराती हूं मैं आपको, तो सही आंसर तो यही है, पता लग गया हमें। ये नहीं है क्योंकि दिस का दैट हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन गलत और आंसर था सी। अब जो मैं आपको असलियत में जो चीज महसूस कराना चाहती थी वो मैं अब बोलूंगी, तो किसी का ध्यान भटका हो तो ध्यान से सुनना। मैंने ना आज की क्लास के शुरुआत में एक लाइन बोली थी, वो 5 रूल सिखा रही हूं जिससे आपको पूरा वॉइस का टॉपिक 60% करना आ जाएगा। वो 5 रूल जो हर जगह अप्लाई होंगे, ऐसी ऐसी लाइनें बोली थी मैंने। और मैंने इंटेरोगेटिव क्वेश्चन आपसे सॉल्व करा लिया है, बिना आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़ाए, बिना आपको इंटेरोगेटिव वॉइस पढ़ाए। कैसे करा लिया? क्योंकि वो 5 रूल हर टाइप में एप्लीकेबल है। उन्हीं 5 की मदद से आपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस सॉल्व कर दिया अभी के अभी, वो भी बिना मेरे पढ़ाए। जिससे ये साबित होता है कि ये 5 जादू के रूल हर जगह लगेंगे। तो आज की क्लास का मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य था इन 5 रूल्स में आपको माहिर बनाना। वो मैं अपनी ओर से बना चुकी हूं, आप बन गए कि नहीं बन गए वो बता दो। पी का नहीं है भाई, क्या कह रहे हो निशा? अब इसमें मैं आंसर क्या दूं, समझ ही नहीं आ रहा, बोल क्या रहे हो। निशा क्वेश्चन नहीं लिख रही है और कुछ भी लिख रही है। क्वेश्चन तो लिखो ना बेटा, क्वेश्चन क्या है, तभी तो जवाब दूंगी। निशु, पॉलिटेक्निक मींस एक तो प्राइवेट कॉलेजेस पॉलिटेक्निक कराते हैं, वो अपने हिसाब से डेट्स देते हैं। सरकारी कराते हैं, वो चीज ही अलग है। आप क्या पूछ रहे हो? पॉलिटेक्निक इज अ काइंड ऑफ कोर्स। मैम ये जरूर बता दीजिए किस सब्जेक्ट की जगह क्या सब्जेक्ट आएगा। ओके, मैं समझ गई, बीबीसी ये पूछ रहा है। आय का मी बनता है, मी का आय। वी का अस बनता है, अस हो तो वी।
सब्जेक्ट की जगह होगा तो ये आएंगे और ऑब्जेक्ट की जगह होंगे तो ये आएंगे। यू सेम रहता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों तरफ। शी हर या हर का शी, दे देम या देम का दे, ही हिम या हिम का ही, और इट होगा तो इट ही रहेगा। किसी का नाम होगा तो नाम ही रहेगा। अगर सब्जेक्ट की जगह नेहा है तो ऑब्जेक्ट की जगह नेहा ही रहेगा, या ऑब्जेक्ट की जगह नेहा है तो सब्जेक्ट की जगह नेहा ही रहेगा। इसके सिवाय सब सेम टू सेम। पिछले 4 में हैव आएगा, नहीं आएगा हैव। वर्क अनकाउंटेबल सिंगुलर होता है, हैज ही आएगा। वर्क इंग्लिश में हमेशा सिंगुलर होता है, हैज ही आएगा, हैव नहीं आएगा। ये प्लूरल था, हैव लगा था, वर्क सिंगुलर है, हैज लगेगा। 20 लोगों का काम हो या 100 लोगों का काम हो, काम सिंगुलर ही होता है इंग्लिश में, तो हैज ही आएगा बेटा। गलत नहीं लिखा है मैंने, डोंट वरी। माना कि टीचर से भी गलतियां हो जाती हैं, पर फिलहाल ये सही है। हाँ मायरा, प्रैक्टिस से होगा ना बेटा परफेक्ट तो। बेटा वो एंट्रेंस एग्जाम होता है निशु, वो भी हर स्टेट में अलग अलग तरीके से होता है बेटा। गूगल पे अपने स्टेट से रिलेटेड पूछ लो, बता देंगे। विश्वास बेच सोनी और अंजलि, मैंने बताया है ऐप अपग्रेड होके आई है। हालांकि कमेंट वाली प्रॉब्लम अभी भी नहीं सुधरी, पर और काफी सारी प्रॉब्लम सुधार दी हैं क्रिएटर्स ने। तो ऐप अपग्रेड होके आई है, आप उसको गूगल प्ले स्टोर से अपग्रेड कर लीजिए। अपडेट करने के बाद भी अगर नहीं सुधरता है तो 9991118542 पे पक्का बात करनी है। मैंने आज सुबह आते ही ना सबसे पहला काम ये ऐप वाली प्रॉब्लम की वीडियो बनाई थी, जो आपके बैच ग्रुप में व्हाट्सएप पे सब जगह शेयर भी हो जाएगी अगले कुछ घंटों में, ताकि बच्चे सब्र रखें और उन्हें पता हो कि मुझे पता है, मुझे बताओ मत, काम चल रहा है, ठीक हो जाएगा। चलो बीबीसी बताओ, डन। हाँ बीबीसी का ओके आ गया। चलिए, तो यहां तक हमें ठीक ठाक तरीके से सारी बातें समझ आ गई हैं। कल हम इस टॉपिक को लेके जाएंगे गहराई में। हालांकि पीडीएफ और वो सब चीजें लगी हुई हैं, पर इवन देन कल शुरू करूंगी ये सेक्शन। ये है प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब का मतलब होता है शब्दों के अंदर से छुपा हुआ अर्थ निकालना। तो आपके बैच में इस हफ्ते में मेरा टारगेट होगा वॉइस के कॉन्सेप्ट को निपटा देना और साथ में ये सारी प्रोवर्ब्स भी निपटा देना। तो इस हफ्ते का टारगेट वॉइस रहेगा। आज मैं प्रोवर्ब शुरू नहीं कर रही हूं, कल शुरू करूंगी। उसका कारण है मैं ये चाहती हूं कि आज आप मेरी क्लास खत्म होने के बाद भी अगले 15-20 मिनट में इसी क्लास को स्किप करके दोबारा से सुनिए। इसलिए मैं टाइम बचा के आपको दे रही हूं, आप ये ना कहें अरे टाइम नहीं मिला मैम, मैं देख नहीं पाया। मैंने आपको अपने क्लास के 10-15 मिनट दे दिए, फास्ट फॉरवर्ड करके आज की क्लास को दोबारा सुनो, क्योंकि वॉइस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज वाली क्लास इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट है। और ये 5 रूल अगर नहीं आए ना बेटा तो अगला टॉपिक समझ में ही नहीं आएगा। तो फटाफट से जाओ, क्लास को रीप्ले करके दोबारा से सुनो, बाकी हम आगे कंटिन्यू करेंगे कल। बड़ी अच्छा लगा इतने दिनों बाद आपको मिलके पढ़ा के। बीबीसी कह रहा था आप बड़ा ज्यादा घूमने जाते हो, तो मैंने बीबीसी को सफाई भी दे दी थी। 2.5 दिन के लिए जाती हूँ, सैटरडे संडे मेरा होता ही है, बस फ्राइडे का आधा दिन मैं बच्चों का चुराती हूँ। उसका रीजन है ट्रेवलिंग का उतना समय लग जाता है, इसलिए मतलब ज्यादा बुरा तो मैं आप लोगों के साथ नहीं करती हूँ, ऐसा मेरा मानना है। जिस दिन मुझे अंतरात्मा से लग जाता है उस दिन मैं मान भी लेती हूँ और बता भी देती हूँ। मैं बड़े अच्छे से एनालाइज करती हूँ अपनी खुद की परफॉर्मेंस भी। आपके साथ कुछ गलत नहीं होने वाला है, आप घबराए नहीं। बड़ा दिल जान लगा के इंग्लिश पढ़ाती हूँ, सिखा देती हूँ। बस बच्चे को मुझ पर भरोसा और मुझे फॉलो करना होगा ईमानदारी से। कल मिलती हूँ, खुश रहिएगा, बाय बाय।